नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं। पिछले 20 साल से अगर देखा जाए तो लगभग कुछ समय अगर निकाल दिया जाए, जीतन राम मांझी का 8-9 महीना का समय निकाल दिया जाए कार्यकाल, तो लगभग 20 साल तक मुख्यमंत्री पद पर लगातार बने रहे, 2005 से लेकर के अभी तक। लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि अब वो वरीय सदन जो है हमारे पार्लियामेंट का, यानी कि राज्यसभा, उसके लिए वो चयनित हो चुके हैं, चुनाव हो गया है, वह जीत गए हैं, जल्द ही शपथ लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अब वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। तो निश्चित तौर पर नीतीश युग का अंत होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को विकास पुरुष, युग पुरुष की दर्जा दिया गया है ना। अब यहाँ पर आज इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं, चूंकि नीतीश कुमार बिहार से अब जाने वाले हैं, उनकी विदाई तय है, नए मुख्यमंत्री आएंगे। एक बड़ा कालखंड बिहार ने देखा। बिहार जो एक बीमारू राज्य कहा जाता था, उसको विकास के रास्ते पर कैसे नीतीश कुमार ने लाया, और उनके जो कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे जिसने बिहार की तस्वीर बदली, उसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो नए बिहार का ब्लूप्रिंट पर चर्चा करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार के 20 वर्षों के सुशासन और उसके अंतर्गत ये 10 ऐतिहासिक फैसले जो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नजीर बना। विभिन्न राज्यों ने, कई बार केंद्र सरकार ने बिहार के उस फैसले की सराहना की और अपनाया भी, वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नीतीश कुमार की भूमिका भी देखेंगे और लोकसभा से विधान परिषद। देखिए, ये इसीलिए यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो है लोकसभा के मेंबर रह चुके थे, नीतीश कुमार विधानसभा के मेंबर रह चुके थे, विधान परिषद के लंबे समय तक मेंबर रहे, लेकिन राज्यसभा के कभी मेंबर नहीं रहे। तो उस कह सकते हैं कि एक जो उनकी वो इच्छा है ना, वो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जताया भी था कि मैं इसलिए राज्यसभा जाना चाहता हूं। अब नीतीश कुमार बिहार के उन गिने चुने चेहरे में से हो गए हैं जो चारों सदन में जा चुके हैं। चारों सदन कहने का तात्पर्य है कि बिहार में अगर विधान मंडल की बात करेंगे तो 2 सदन है, विधान परिषद बिहार में है। तो जो विधानसभा और विधान परिषद से लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री वहीं से चुन के आते रहे। ये दोनों हो गया। लोकसभा पहले जा चुके हैं, केंद्र में मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा नहीं थे, तो अब उसके मेंबर भी हो चुके हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव रह चुके हैं, सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं, बिहार से चर्चित चेहरे ये रहे हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार अब उसमें शामिल हो गए हैं। तो इनका जो ये विरासत है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और उसके अंतर्गत जो कुछ स्तंभ हैं, कुछ पिलर हैं, उस पर उन्होंने काम किया। जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के काम किया, जैसे कि चाहे वो पंचायत में 50% आरक्षण, ये 2005 से ही कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस बल में जो है 33% पुलिस आरक्षण की व्यवस्था किया गया। जीविका दीदी वाला आप जानते हैं। इसके अलावा महिला रोजगार योजना, जिसमें सभी को 10-10 हजार रुपया जो है वह दिया गया। इसके अलावा जो है सामाजिक न्याय, सोशल इंजीनियरिंग, महादलित आयोग और जातिगत जनगणना 2023 में इन्होंने कराया था, जो अपने बजट से बिहार सरकार ने कराया, और तकरीबन इस पर 500 करोड़ बिहार सरकार ने खर्च किया। वो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही हुआ। बुनियादी विकास की बात करेंगे, हर घर बिजली और 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 3.0 जो अभी चल रहा है, ये सारे काम किए गए। और सामाजिक सुधार यानी कि सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो बहुत सारे इनके काम इसके अंतर्गत है, जिसमें आप जानते हैं कि तमाम जो विवाद है, इसके बावजूद भी बिहार में पूर्ण शराबबंदी इन्होंने लागू रखा। मुख्यमंत्री बनने के बाद बच्चियों को पोशाक देना, विद्यालय तक जाने के लिए साइकिल देना, उसके बाद जो है किताबें देना, स्कॉलरशिप देना, ये सारे काम इनके द्वारा किया गया। और नए बिहार के ये जो 4 स्तंभ हैं, इस पर इन्होंने पूरी तरह से काम किया। तो 2 दशक का जो सफर रहा है, उसमें अगर देखेंगे जो महत्वपूर्ण 2007 से जरा बात करते हैं, ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं। 2007 में 5 में आए थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बड़ा फैसला हुआ 2007 में, महादलित आयोग की इन्होंने स्थापना की, जिसके अंतर्गत सबसे गरीब और पिछड़ी जातियों का उत्थान तय किया गया। एक आयोग बनाया गया जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि समाज के सबसे हाशिए पर रह रहे जो व्यक्ति हैं, जो समाज है, जो मुख्य धारा से कट गया है, जो वंचित रह गया है, वह कैसे उत्थान कर सकता है, उसको कैसे समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है, और पूरे बिहार का फिर समावेशी विकास कैसे हो सकता है, इस बात को लेकर के कार्य करे, नीतियां बनाए, सुझाव दे। और उस वक्त से ही देखा गया कि महादलित आयोग ने यह काम करना शुरू किया और बिहार सरकार तमाम तरह के फैसले जो है महादलित के लिए लेते गए, जिसकी वजह से आगे चल के फायदा हुआ। उसके बाद देखेंगे आगे चल करके अगर देखा जाए तो शिक्षा की नींव रखी गई, जो मैंने पहले भी कहा, साइकिल और पोशाक देने की बात। इसके अलावा सामाजिक क्रांति में एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट उनका था, वो कई बार ये बात बोल भी चुके थे कि गांधी जी से प्रभावित होते हुए कि भाई हम पूर्ण शराबबंदी बिहार में करना चाहते हैं। अंततः उन्होंने इस काम को किया भी।
और हर घर बिजली का सपना, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में नीतीश कुमार हमेशा ये इस बात को लेकर के बहुत पहले चर्चा करते थे कि मेरा एक अपना संकल्प है कि बिहार के हर घर तक मैं बिजली पहुंचा दूं, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी बिहार में, लेकिन वो काम इन्होंने करके दिखा दिया। इसके अलावा देखेंगे जातिगत जो जनगणना हुआ था, और अभी जातिगत जनगणना पर मैं चर्चा करूंगा, और 7 निश्चय 3 ये भी इन्होंने जाते जाते लागू कर ही दिया था। नारी शक्ति को लेकर के चर्चा करते हैं, वो जो 4 पिलर की मैंने चर्चा किया उसमें सबसे पहले नारी शक्ति। देखिए आगे चल के कई राज्यों ने अपने पंचायत स्तर पर 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले बिहार ने किया था। शुरुआत जो है नीतीश कुमार ने की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने तय किया कि पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, नगर निकाय में भी आरक्षण दिया जाएगा। इस वजह से क्या हुआ कि जो आप कह सकते हैं पंचायत में, नगर निकाय में जो महिलाओं का, जो महिला जनप्रतिनिधि थी उनकी संख्या बढ़ा, है ना। महिलाएं जो है राजनीति में आ पाए, घर से बाहर निकल पाई, डिसीजन मेकिंग के काम में आई, पॉलिसी मेकिंग वो करने लग गई, और उस समाज की क्या जरूरत है उसको समझने लगे। हम कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर अगर देखा जाए तो वो पंचायत और नगर निगम है ना। तो जाहिर सी बात है महिलाओं को उसमें ला करके महिला सशक्तिकरण का काम तो हुआ ही, इसके अलावा अगर देखा जाए जो बुनियादी जरूरत है पंचायत का, वो महिला अच्छे से समझती है, गांव घर की चीजों को, उसको इंप्लीमेंट यहां पर इसके माध्यम से किया गया। और इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकार है, देखिए इस देश में पुलिस बल में सबसे अधिक महिला किसी राज्य में है तो आपको पता होना चाहिए कि वह राज्य बिहार है, यानी कि बिहार में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी है। ठीक है, अब देखिए जब हम पुलिस की बात करते हैं ना, तो लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि ये एक ऐसा क्षेत्र रहा जो पुरुषों के लिए बना है, पुरुषों का दबदबा था। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति माने गए जिन्होंने इस भ्रम को तोड़ा, इस मिथक को तोड़ा, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये महिलाओं का भी क्षेत्र है, महिलाओं को भी इसमें आना चाहिए, और 33% आरक्षण दे दिया सीधे कि भाई कोई भी अगर 100 पद निकला है सिपाही भर्ती का, दरोगा भर्ती का, कुछ भी, तो इसमें 33 जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्व है, और इसमें फिर बाकी जो बच गया उसके अंतर्गत आप देख लीजिए क्या करना है, समझ सकते हैं। तो इसीलिए लंबे समय तक जब ये दिया गया तो बिहार में प्रशासनिक सुधार देखने को मिला। इसके अलावा आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर के जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा नीतीश कुमार का, वो था जीविका दीदी प्रोग्राम, जिसको आजकल डिजिटल दीदी भी कर दिया गया है, क्योंकि डिजिटलीकरण इसका किया जा रहा है। और इसके माध्यम से जो जीविका दीदी नेटवर्क है ना, खास करके जो पंचायत में, गांव में जो महिलाएं रही हैं, उनको सशक्त करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रोजगार प्रोत्साहन को लेकर के अभी ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, और जो लोग भी 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक तो जो लोग भी 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं, जो 10 फैक्टर्स में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की विदाई अब हो रही है, तो इनके ऐतिहासिक काम पर बीपीएससी का नजर रह सकता है, और बहुत सारी योजनाएं हैं, इसलिए एक एक करके आपको बता रहा हूं। इस सब ध्यान रखिएगा, इस सबसे प्रश्न बन सकता है ना, सिर्फ हवाबाजी तो है नहीं, ये तमाम चीजें, योजनाएं, फैक्ट है, तो आपके लिए काम आ सकता है। और पहले भी कई प्रश्न पूछे गए सबसे। यहां ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस बार का प्रश्न है, इसको 5 स्टार डाल लीजिए आप। चुनाव से ठीक पहले क्या किया गया कि तकरीबन 70,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने की व्यवस्था की गई। कहा गया कि ये 10,000 रुपया महिलाओं को इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपनी पसंद का कोई भी रोजगार शुरू कर सकती हैं। ठीक है, मतलब जो भी उनको, चाहे स्वेटर बुनना आता हो, सिलाई का काम आता हो, अचार बनाना आता हो, पापड़ी बनाना आता हो, जो भी उनको काम आता हो वो यहाँ कर सकती हैं। तो एक शुरुआती सहायता तो चाहिए, तो चलिए 10,000 दे दिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर कोई महिला आगे चल करके उस 10,000 का सही प्रयोग करे, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, बिजनेस अच्छा कर लेती है, तो और आर्थिक मदद उनको दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, 2 लाख रुपये तक की यहां पर व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण काम हुआ। इसको आप जीविका दीदी से जोड़ करके पढ़िए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये उसी महिला को मिलता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी होती है। प्रीलिम्स के लिए ध्यान दीजिएगा, ये सब फैक्ट आपको आएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह से कोई महिला जुड़ी हुई है, ठीक है, और जीविका दीदी या उसी नेटवर्क भी ये कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही है। तो यहाँ पर ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत उनको 10,000 रुपया मिलेगा, और बेहतर कर लेती हैं अपने बिजनेस को तो आगे चल के 2 लाख तक मिल जाएगा। ये क्लियर है। चलिए अब कुछ चीजें और समझते हैं, सशक्तिकरण का ये चक्र कैसे चलता है। साइकिल योजना, एक समय होता था कि बिहार में महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति था वो बेहद खराब था, है ना।
हालांकि बिहार में ओवरऑल अगर देखेंगे शिक्षा की स्थिति बहुत खराब था और महिलाएं तो नगर नेती स्कूलों तक जा ही नहीं रहती, बहुत कम उम्र में इस वजह से विवाह होता था, फिर बच्चे हो जाते थे तो जच्चा बच्चा दोनों के लिए ये खतरा होता था, स्वास्थ्य का नुकसान होता था, तमाम तरह की ये बातें थी। लेकिन नीतीश कुमार एक निर्णायक फैसला लेते हैं, क्रांतिकारी फैसला लेते हैं, ये कहते हैं कि देखो जो भी लड़की अब स्कूल पढ़ने के लिए जाओगी उसको हम एक साइकिल देंगे। अब ये उस समय सोच लीजिए 2005 6 7 में 9 10 में ये जो वो वक्त था ना, अपने आप में बहुत क्रांतिकारी फैसला था, कोई ये सोच भी नहीं पाता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये काम करके दिखाया और लड़कियों को साइकिल देने लगे और इस वजह से लड़कियां स्कूल तक जाने लग गई। आगे चल करके लड़कों को भी ये साइकिल दिया, है ना। मुझे याद है कि मैं जब अपने स्कूल में था 2009-10 के समय, नीतीश कुमार एक बार मेरे स्कूल में आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं लड़कों को भी साइकिल दे रहा हूं, क्योंकि जब मैं लड़कियों को साइकिल देता हूं तो लड़के नाराज हो जाते हैं और मतलब वो दुखी हो जाते हैं कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो अब हम लड़कों को ही साइकिल देंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं भी उसमें से एक हूं जिसे साइकिल मिला था नीतीश कुमार का, क्योंकि ये मेरे स्कूल से ही ये बातें की गई थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए तो इस वजह से क्या हुआ कि जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहा था लड़कियों का, वो फिर से स्कूल जाने लग गई, पढ़ने लग गई और इसका फायदा देखने को मिला। तो लड़कियां यहाँ पढ़ रही हैं, आगे चल करके उनको क्या है 33% पुलिस में आरक्षण दे दिया, 35% बाकी नौकरियों में आरक्षण दे दिया, तो पढ़ रही हैं तो नौकरी भी मिल रहा है, रोजगार के लिए पैसा भी मिल रहा है, तो कुल मिलाकर के बढ़िया हुआ। पुलिस कोटा की चर्चा हमने पहले ही आपसे कर लिया, इसके अलावा जीविका दीदी की चर्चा किया और पंचायत में 50% कोटा। तो कुल मिलाकर के इन सब से क्या हुआ ना कि व्यवहारिक परिवर्तन बिहार के समाज में हुआ। लोग इस बात को समझने लगे कि नहीं, ऐसे भी सोचा जा सकता है, सोचने का तरीका बदला और इसके वजह से बिहार के सामाजिक उत्थान में फायदा हुआ। अब जिसको लेकर के हमने कहा महादलित आयोग 2007 में, जरा इसको देखते हैं। अब यहां दलित समाज के भीतर, अब देखिए एक तो क्या हो गया दलित समाज, और यहां पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, महादलित। दलित समाज में भी जो पिछड़े हुए हैं उनके विषय में सोचने की व्यवस्था ये नीतीश कुमार ने किया कि इसमें भी जो सबसे पिछड़ी जातियां हैं उनका पहचान किया जाए और टारगेट ओरिएंटेड काम किया जाए, महादलित का चयन किया जाए और फिर उनके लिए अलग से योजना बनाई जाए, उनको ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण किए जाए और उनके उत्थान करते हुए समावेशी विकास के लिए समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए। ये काम, ये सोच नीतीश कुमार का था और निश्चित तौर पर बिहार के समाज को इसका बहुत बड़ा लाभ देखने को मिला। राज्य की वास्तविक जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन यहाँ पर हुआ और जो जाति जनगणना लिया गया, क्योंकि देखिए जाति जनगणना में बहुत विवाद था, लगातार विभिन्न राज्य सरकार केंद्र सरकार से कह रही थी कि आप कास्ट सेंसस कराइए, लेकिन केंद्र सरकार का कहना था ये तर्क इससे समाज में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, हम ये नहीं करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के क्या हुआ, ये जाति जनगणना का मसला फिर बिहार सरकार ने कहा कि हम अपने दम पर करा लेंगे। उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तो यहां पर ये केस स्टडी भी है, ये आ सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको 2023 में कराया गया, जो मैंने पहले कहा कि 500 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया और फिर बहुत सारे डेटा निकल करके आए और उस डेटा के आधार पर नीति निर्माण करने का काम किया गया और उसके आधार पर वास्तविक समाज की क्या स्थिति है इसको जाना गया। तो यह भी एक निर्णायक फैसले में, नीतीश कुमार के फैसले में देखा जाता। अब सबसे महत्वपूर्ण 7 निश्चय, जिसको पिलर 3 मैंने कहा था, नीतीश कुमार की चर्चा हो और 7 निश्चय की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। 7 निश्चय क्या है? एक तरह का कह सकते हैं कि आप सोच है, मिशन था उनका कि हम 7 निश्चय करेंगे, 7 प्रतिज्ञा लेंगे एक मुख्यमंत्री के तौर पर, वो समाज में इंप्लीमेंट करवाएंगे, समाज के विभिन्न वर्गों को उसका लाभ देंगे। जब 7 निश्चय प्रोग्राम सफल हुआ तो 7 निश्चय 2.0 आया, यानी कि इसका दूसरा चरण, वह भी जब सफल हुआ तो ये तीसरा कार्यकाल, ये जो आखिरी वाला अभी कार्यकाल है, यानी कि चुनाव जीते हम तो जा रहे हैं, तो इसमें 7 निश्चय 3.0 आया। तो कुल मिलाकर के इसको बढ़ावा दिया गया। अब 1 से 3 में देखेंगे, आम जनमानस की बुनियादी जरूरत पर काम किया गया। देखिए लोगों को क्या चाहिए, समझिए इस बात को, लोग को चाहिए कि भाई रोड अच्छा मिल जाए, पानी घर तक आ जाए, बिजली आ जाए, सस्ती बिजली आ जाए, बहुत बिजली बिल ना आए, ठीक है, हवा स्वच्छ मिल जाए, स्कूल मिल जाए, यही ना, हॉस्पिटल ठीक हो जाए, यानी कि जो बुनियादी जरूरत है इसको समझिए, बहुत हवाई बात नहीं। आज आप कहेंगे कि हाँ एआई मिशन कर रहे हैं, एआई मिशन कर रहे हैं, ठीक है, वह भी आवश्यकता है, लेकिन शुरुआती जरूरत क्या है? अगर घर में शौचालय नहीं है, घर जाने तक के लिए रोड नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो आप कितना भी एआई मिशन कर लेंगे उसका फायदा लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर यहां पर बात करने की बात की गई, सड़क, पानी, रोजगार और इसके अलावा जो सुरक्षा कवच है इन सब को देने की बात की गई और इसे ही 3 तक बढ़ाया गया।
हर घर बिजली। अब उसमें भी खास करके बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में जो ऊर्जा की मांग था उसको पूरा करना। अब अभी आज के समय में आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत आसान बात है, बिजली हर घर पहुंच गया, लेकिन 2005 सब में ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच जाए। लेकिन जो सोचा नहीं जा सकता था नीतीश कुमार ने वो करके दिखा दिया। और आज भी अब आप बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो लगभग लगभग 17-18 घंटा बिजली मिल जाएगा आपको, है ना। हालांकि अगर ठंड के महीने में जाएंगे तो ज्यादा, गर्मी में क्या होता है कि डिमांड बहुत बढ़ जाता है, और बिहार में टेम्परेचर अभी बहुत ज्यादा होने वाला है तो डिमांड बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के ऊर्जा जरूरत की वजह से थोड़ा कम समय रहेगा। शहरों में तो लगभग लगभग इलेक्ट्रिसिटी वहां रहता ही है। तो कुल मिलाकर के ये जो सपना था उसको यहां पर उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। चौथा स्तंभ क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। जब आप बुनियादी जरूरत पूरा कर देते हैं तो समाज कैसे बेहतर होगा उस पर सोचना, और दूसरी बात सामाजिक न्याय के लिए कार्य करना, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपको शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी समाज को यदि बेहतर करना है, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर करना है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वह शिक्षित हो ले। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए समाज और व्यक्ति विचार सब बदल सकता है। तो कुल मिलाकर के व्यवहारिक परिवर्तन यहां से देखने को मिला। साइकिल पोशाक की हमने बात पहले ही कर लिया। इसके अलावा और ये पूरी घटनाक्रम जो रहा वो ग्रामीण परिवेश का तस्वीर ही बदल दिया। और इसके अलावा जो पूर्ण शराबबंदी रहा, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, चूंकि इसको महिलाओं से जोड़ के भी देखिए, जब वो रैली निकलने, नीतीश कुमार के खास मतलब ये था, अभी भी वो किए हैं कि वो समृद्धि यात्रा या जनता यात्रा कुछ ऐसे करके निकालते थे विभिन्न नाम दे करके, जिसमें वो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में घूमते थे। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, एक एक डिस्ट्रिक्ट जाते थे और सभी जाकर के लोगों से मिलते, रैली करते। तो जहां भी जाते महिलाएं कहती कि साहब एक काम कीजिए, शराबबंदी करवा दीजिए, क्योंकि शराब पी करके पुरुष घर आते हैं, पैसा नहीं रखते हैं, मारपीट कर रहे हैं, कुल मिलाकर के बहुत परेशानी होती है, तो ठेके बंद करवा दीजिए। उस वक्त ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप जानते हैं शराब के कारोबारी जो होते हैं उनका बड़ा वर्चस्व होता है और राज्य को राजस्व भी इससे बहुत मिलता है। उस वक्त अगर बात किया, जब शराबबंदी बात हुई, तो बिहार को 20,000 करोड़ रुपया, ध्यान रखिएगा 20,000 करोड़ रुपया सालाना आ रहा था राजस्व से, शराब से। बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है, गरीब राज्य है, केंद्र के द्वारा भी तब तक बहुत सहायता नहीं मिलता था। आज की बात किया जाए तो तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के वजह से राजस्व नहीं आता है बिहार सरकार को। इसके बावजूद भी बिहार सरकार ने तय किया, नीतीश कुमार ने तय किया कि नहीं, ये राजस्व आना नहीं आना अलग बात है, समाज में सामाजिक परिवर्तन चाहिए, है ना। गरीब रह लेंगे लेकिन शराबबंदी को पूरी तरह से पाबंदी लगाएंगे, महिलाओं की बात को मानी जाएगी, और यहां पर पूर्ण शराबबंदी लगाया। इसके वजह से जो एनसीआरबी का डेटा भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस तेजी से नीचे गिर गया, बिहार में क्राइम तेजी से नीचे गिरा, है ना। तो कुल मिलाकर के ये शराबबंदी कहीं न कहीं महिलाओं के भारी समर्थन से लागू हुआ। हालांकि इसको लेकर के बहुत विवाद भी हैं कि ठीक से मिल नहीं रहा है, ठीक से ये कानून जो है वो लागू नहीं किया जा रहा है पुलिस बल को लेकर के, लेकिन तमाम विवादों के बावजूद जो है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, खत्म करने की नहीं। इस पर बात किया जाएगा, क्योंकि अब नई सरकार, मतलब नए लोग आ रहे हैं, वो क्या करते हैं देखने की बात होगा। अब नीति से परिणाम तक पूर्ण शराबबंदी, देखिए लक्षित वर्ग कौन था? समाज, महिलाएं। रणनीतिक परिणाम व्यवहारिक परिवर्तन और पारिवारिक आर्थिक सुरक्षा मिला। पंचायत पुलिस में आरक्षण महिलाओं को दिया गया। नीति निर्माण और व्यवस्था में राजनीतिक परिवर्तन उनको प्रतिनिधित्व मिलता है। जो हर घर बिजली और साथ निश्चय था, ग्रामीण और शहरी परिवार दोनों जगह बुनियादी जीवन स्तर और जो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सुधार देखने को मिला। जातिगत जनगणना और महादलित आयोग बनाया। हाशिए पर जो वर्ग, पिछड़े हुए वर्ग थे, उनके लिए डेटा आधारित विकास और सामाजिक समावेशन को, जो आजकल हम कहते हैं डेटा इज न्यू फील्ड, देखिए नीतीश कुमार उसके बड़े साइंटिस्ट निकले, पहले ही डेटा कलेक्ट कर लिया और उसके आधार पर टारगेटेड तौर तरीके से उस वर्ग को लाभ ये दे रहे हैं। साइकिल योजना और जीविका, छात्र और ग्रामीण महिलाओं को टारगेट करते हुए शैक्षणिक पहुंच और जीविका के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता देने की इन्होंने यहां पर कोशिश की। तो कुल मिलाकर के सुशासन का समीकरण जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, तो सामाजिक न्याय प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ऐड कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया नारी शक्ति से, इज इक्वल टू क्या हो गया? नए बिहार का निर्माण। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इनका देखा आपने। नीतीश कुमार हमेशा ही सोशल रिफॉर्म, सोशल जस्टिस और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत काम किया, इसलिए बिहार की सड़कों पे आप जाएंगे ना तो अद्भुत सड़क आपको मिलेगा, और वुमेन इंपावरमेंट पे इनका बहुत काम हुआ, और ये सब मिलकर के नए बिहार का यहाँ पर निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक सुधार, शराबबंदी वगैरह, जीविका दीदी की चर्चा किया, सड़क, बिजली, पानी, और यहाँ जो है बीमारू राज्य का टैग बिहार से हटता हुआ निकलता है और बिहार विकास के रास्ते पर आगे चलता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक विरासत के रूप में नीतीश कुमार जो है बिहार में बहुत कुछ छोड़ करके जा रहे हैं, और अब राज्यसभा के तरफ ये निकलते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो
कई फैसले हैं, लेकिन ये 10 ऐतिहासिक निर्णय आप इनका कह सकते हैं जो हमेशा ही इनके लिए जाना जाएगा। बिहार इनको इसके लिए याद रखेगा। अब नई पारी की इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार ने और क्या क्या काम किया है बिहार के लिए, आपके लिए ये कमेंट करके बताएं। और आप नीतीश कुमार को बिहार के अगर आप हैं तो कितना मिस करने वाले हैं, ये भी कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।